माधव अपनी पत्नी भाग्या के साथ रामपुर में रहता था। माधव लकड़ी काटता था और उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी पर काम करती थी और दोनों मिलजुल कर ऐसे ही गुजारा करते थे। उनका एक पुत्र था केतन और वह बहुत जिद्दी था। बस हर बात पे जिद ही करता रहता था। एक दिन, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, चाय की दुकान के मालिक किटैया को देना है। पर वह तो आपको उसके पैसे नहीं देगा। अरे केतन की स्कूल फीस के लिए पैसे मैंने उससे ही उधार लिए थे, तो फिर उसे तो मुफ्त में लकड़ी देना ही होगा। इससे हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। अब समझी? ठीक है। भाग्या अंदर चली गई। तभी माधव लकड़ी लेने के लिए जंगल में चला गया और लकड़ियां लेकर किट्टू की दुकान पर गया। मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया, याद रखना। हाँ ठीक है माधव, मुझे याद है। तुम्हारा शुक्रिया। फिर किट्टू की दुकान से माधव अपने घर चला गया और हर रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उस लकड़ी को बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से परिवार का गुजारा करता था। पर बदलते समय के साथ आजकल लोगों ने लकड़ी लेना बंद कर दिया था। अब सभी लोग गैस का उपयोग करने लगे थे और अब माधव से भी कोई लकड़ी नहीं खरीद रहा था। परेशान माधव घर जा रहा था। तभी उसने कुछ सोचा। उसके पास आर्थिक समस्याएं हो चुकी थी। घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब सभी लोग गैस का इस्तेमाल करने लगे हैं और कोई भी लकड़ी नहीं खरीद रहा। मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा, नहीं तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कैसे गुजारा कर पाएंगे हम लोग? मुझे कुछ बिजनेस करना होगा। वह बहुत चिंता में था। तभी बाहर खेल रहा केतन उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसने बोला, पापा, आप लकड़ी से कार और बाइक जैसे खिलौने क्यों नहीं बनाते? मुझे भी खिलौने चाहिए। हम दोनों उन खिलौनों से खेलेंगे। तभी उसे एक तुरंत विचार आया और उसने केतन से कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर खिलौने बना कर दूंगा। अभी तुम स्कूल जाओ, स्कूल से आओगे तो खिलौने तुम्हें तैयार मिलेंगे। माधव तुरंत लकड़ी लेने जंगल की ओर चल निकला। वहां जाकर उसने लकड़ी काटी और जरूरत के अनुसार लकड़ी लेकर घर वापस लौट आया। उस लकड़ी से उसने तरह तरह के खिलौने बनाए और जब केतन स्कूल से घर आया उसने खिलौनों को देखा और वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत सुंदर है। माधव ने तुरंत सभी खिलौनों को एक रेडी पर रख दिया और सड़क के किनारे दुकान लगाकर बैठ गया। वहां से आने जाने वाले लोग खिलौनों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें अद्भुत खिलौने देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और लोगों ने उन खिलौनों को खरीद भी लिया। तभी उसकी कमाई अच्छी तरह से बढ़ गई। पहले वह एक छोटे से घर में रहता था और अब उसके पास एक बड़ा घर था, एक अपनी गाड़ी थी और बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। अब उसने एक बड़ी दुकान डाल ली जिसका नाम उसने वुड टॉयज रखा और अब वह सफल व्यवसायी था। कुशल मणिपुर में रहने वाला एक नाई था। पूरे कस्बे में सिर्फ उसका ही एक सैलून था। सभी लोग कटिंग शेविंग के लिए लंबी कतारों में इंतजार किया करते थे। हे भगवान, यह नाई कब आएगा? 9 बज चुके हैं और अभी तक उसका कोई पता नहीं। मैंने तो ब्रश भी नहीं किया और सीधा यहीं आ गया। अरे तुम तो अभी आए हो, मैं तो सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। यह सुनकर विट्ठल ने सलीम को कहा, मैं घर जाकर वापस आता हूँ, तुम मेरी जगह पे खड़े रहना। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा। जब तक मेरा नंबर आएगा मैं आ जाऊंगा वापस। ठीक है बेटा, पर थोड़ा जल्दी आना। 2 मिनट में वापस आता हूँ। विट्ठल भाग भाग कर घर पहुंचा। तब तक कुशल गाना गुनगुनाते हुए दुकान पर आया। सभी इंतजार कर रहे लोग उससे देरी होने पर सवाल करने लगे, पर उसने सभी की बातों को अनसुना कर दिया
और उसे लगा कि उसे इसका जवाब शायद नहीं देना चाहिए। मेरी इच्छा है मैं जब आऊं जब जाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। आओ बस लाइन में खड़े हो जाओ, अभी बुलाता हूँ सबको। कुशल ने दुकान खोली। तभी वीरू जाकर सैलून में बैठ गया। अरे उठो यहाँ से, तुम्हें किसने बोला आकर बैठने को। पहले मुझे दुकान की साफ सफाई करनी है और पूजा भी करनी है, उसके बाद बुलाऊंगा तभी आना। पिछले 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस दाढ़ी बना दो चला जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बना दूंगा दाढ़ी, पर पहले जाकर बाहर चले जाओ। वीरू सीट से उठकर जाकर लाइन में खड़ा हो गया। कुशल ने साफ सफाई की और पूजा अर्चना के बाद दीप जलाया। फिर उसने अपना नाश्ता भी किया और ऐसे ही 1 घंटा वेस्ट कर दिया। फिर उसने वीरू को बैठने के लिए बुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कह ही नहीं सकता। वह अकेला दुकान का मालिक था, इसीलिए बस अपनी ही मनमानी करता था। जैसे दिल चाहे वैसे बिहेव करता था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। एक दिन एक शहर में सैलून में काम करने वाले वीरू अपने माता पिता को देखने के लिए आए और फिर उसे समझ आया कि गांव में कोई आधुनिक सैलून नहीं है। इसीलिए उसने तुरंत कुशल की दुकान के सामने ही एक दुकान डाली और वहां पर अच्छे खासे म्यूजिक का भी इंतजाम किया। लोगों को अभिनंदन किया। लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसा सैलून पहले कहीं नहीं देखा था। बिल चुकाने के लिए पैसे भी ज्यादा नहीं लेता था और अब कुशल की दुकान के पास एक भी ग्राहक नहीं था और उसका धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया था। अरे भाई विट्ठल, बड़े दिनों से तुम सैलून में नहीं आए, क्या हुआ? अगर तुम्हारी दुकान सैलून है तो ये सामने क्या है? वह कुशल का मजाक उड़ाकर वहां से चला गया। तभी सलीम चाचा नजर आए। चाचा, बहुत दिनों से तुम सैलून में नहीं आए, क्या हुआ? बाल नहीं कटवाने इस बार? देखो, आओ तुम्हारी हजामत भी बनाता हूँ, पैसे बाद में दे देना। कुशल, फिर आऊंगा। सभी ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए कुशल ने एक नया उपाय सूझा। उसने सोचा कि वह लोगों की कटिंग आग के जरिए करेगा, जो कि एक नया तरीका था। उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए यह स्कीम निकाली। लोगों को दिखाना और आकर्षित करना चाहता था और इसीलिए दुकान के सामने खड़े होकर लोगों को बुलाया। आओ भाई, इधर आओ, पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा फायर कटिंग। जब भी पैसे हो तब भुगतान करना, इधर आओ। विट्ठल कुशल की दुकान पर बैठ गया। कुशल ने आग जलाई और उसके बाल काटने की कोशिश करने लगा, परंतु उसके बाल जल गए और विट्ठल चिल्लाने लगा। सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए और कुशल को पीटने लगे। उस समय से उसने आग का प्रयोग बंद कर दिया और आसपास आने वाले लोगों को शेव करना और काटना भी आराम से शुरू कर दिया।